हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चमको जीएस क्लासेस। अभी देश दुनिया में हमारे चंद्रयान मिशन 3 के ही चर्चे चल रहे हैं हर तरफ। तो मैं भी सोची आप लोगों के लिए क्यों ना मैं चंद्रयान मिशन को लेकर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ और उनका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चंद्रयान मिशन 3, 2, 1 तीनों को लेकर ही मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं और इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेंगी जानकारियाँ जो कि काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ये कुछ सवाल हैं जिनका मैं डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने वाली हूँ। आप लोग इसे प्लीज़ लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आखिर क्यों चांद पर 14 दिन के लिए हमारे देश ने 15 साल तक मेहनत करी है। 14 दिन के लिए 15 साल तक मेहनत की है दोस्तों। क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि इसरो चांद पर 14 दिन के लिए 15 साल से मेहनत क्यों कर रहा है? क्या ये ख्याल नहीं आया कि इसरो एवं भारत को चंद्रयान मिशन 3 से क्या हासिल होगा? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में दोस्तों आने चाहिए और हमें इनका जवाब भी मिलना चाहिए। भारत में आज लोग इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? सोचना चाहिए चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, और भारत समेत पूरी दुनिया में इसकी आज तारीफ़ें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं कहीं इसके बारे में नेगेटिविटी भी फैलाई जा रही है, नो डाउट। तो हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी फैलती ही फैलती है, तो उसे इग्नोर करना है और हमें इन सवालों पर आज डिटेल डिस्कशन करना है। तो दोस्तों, हमारा सवाल है चंद्रयान मिशन की शुरुआत कैसे हुई और क्यों भारत समेत पूरी दुनिया में इसकी तारीफ़ें हो रही हैं? पिछली बार विक्रम लैंडर क्रैश कैसे हुआ? इस बार क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि यह चंद्रयान मिशन 3 हमारा सफल होगा? चांद पर लैंडिंग इतनी खतरनाक क्यों है? वहाँ पर क्या अलग है? चंद्रयान 3 इतना ज़रूरी क्यों है? इसमें खर्च कितना हुआ? लॉन्चिंग कैसे हुई? सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारत दुनिया में किस प्रकार बदलेगा? भारत को लेकर दुनिया की नज़रिए जो बदलेंगी वो किस प्रकार से बदलेंगी? हम इन सब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इनके जवाब से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसरो ने शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे एक रॉकेट के जरिए भेजा गया है। 16 मिनट के अंदर पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक यह पहुंचा और ये हमें जानकारी प्राप्त हुई दोस्तों कि 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद पर ये पहुंच जाएगा। इसके पहले दोस्तों, हमें ये जानना होगा कि 2019 7 सितंबर की तारीख यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों, इसी दिन रात 1:40 पर भारत में जहां रात थी वहीं हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड कर चुका था। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। हम सभी काफ़ी गौरव महसूस कर रहे थे। बेंगलोर के इसरो ऑफिस में तालियों की गड़गड़ाहट थी। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी काफ़ी उत्सुक थे। परंतु दोस्तों, दुर्भाग्यवश रात 2:50 में एक खामोशी छा गई थी पूरे देश में, जो कि बेंगलोर के इसरो के ऑफिस से शुरू होकर पूरे देश में छा गई थी। देश के सभी वैज्ञानिक उदास हो गए थे। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों ने 11 साल मेहनत की थी चंद्रयान 2 मिशन पर। धरती से चांद तक का 47 दिन का रास्ता था। वहां मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर हमारा लैंडर जो विक्रम लैंडर था वो क्रैश हो गया था। तब इसरो के चीफ के सिवान काफ़ी रो भी रहे थे दोस्तों। उनकी काफ़ी पिक्चरें वायरल भी हुई थी जिनमें पीएम उन्हें गले लगाकर सांत्वना दे रहे थे, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी। बट अब 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। ये हमारे लिए काफ़ी गौरवशालीपूर्ण चीज़ है दोस्तों, और दिन भी। तो हमारे पहले दो सवाल का दोस्तों जवाब हम देंगे आपको।
चंद्रयान मिशन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आपको बता दें दोस्तों, साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पीएम थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। 15 अगस्त 2003 को लाल किले से हम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मुझे देश को यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि देश 2008 में चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा एवं उसका नाम होगा चंद्रयान। साल 2008 22 अक्टूबर को सतीश धवन इसकी लॉन्चिंग हुई। 8 नवंबर 2008 को यह स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। यह एक गौरवपूर्ण क्षण था दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रदर्शन के साथ साथ चांद की भौगोलिक स्थिति, वहाँ पर जो खनिज पदार्थ हैं उन सब के बारे में डिटेल जानकारी लेना, उनका पता लगाया जा सके। 14 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह पर एक मून इम्पैक्ट की जानबूझकर क्रैश लैंडिंग हुई थी दोस्तों। आपको ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि चंद्रयान मिशन 1 में क्रैश लैंडिंग की गई थी एवं इससे वहां पर पानी होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसकी घोषणा 2009 में नासा ने भी की थी। करीब 1 साल तक चंद्रयान 1 ने 300 से 400 चक्कर लगाए थे चांद के, वहां से डेटा भेजा। 29 अगस्त 2009 को उससे हमेशा के लिए हमारा संपर्क टूट गया। चंद्रयान काफ़ी सक्सेसफुल रहा, इसलिए चंद्रयान 2 में और बड़ा करने का सपना देखा गया दोस्तों। हमारे वैज्ञानिकों की चंद्रयान 1 जब सफल हुई, जिसके लिए 11 साल उन्होंने मेहनत की थी, तो इससे उन्हें और भी बड़े सपने देखने को मिले। हम भी जब छोटी छोटी कोई चीज़ें अचीव कर लेते हैं दोस्तों अपने मेहनत से, तो उससे कुछ बड़ा पाने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी चंद्रयान 2 में और बड़ा करने का सपना देखा और इस बार वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्लानिंग की गई। रोवर की मदद से चांद की एलिमेंट्स की जानकारी लेंगे, ऐसा सब कुछ प्लान किया गया चंद्रयान 2 मिशन में। चंद्रयान 2 मिशन दोस्तों हमारा पहले 2013 में ही लॉन्च होना था रूस की एजेंसी के साथ, लेकिन रूस के साथ हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। तब इसरो ने तय किया दोस्तों, किसी और के भरोसे आखिर हम क्यों बैठे, हम इसे अकेले कर हुआ। तब इसरो ने तय किया कि किसी और के भरोसे हम क्यों बैठे, हम इसे अकेले ही करते हैं। और ऐसा उनका सोचना बहुत सही भी था दोस्तों। आखिर हम लाइफ में भी अपने किसी के भरोसे आखिर कब तक बैठेंगे, कब तक? किसी और के भरोसे अगर रहेंगे तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा ना। तो चीज़ें हम थोड़ा कम ही लेवल पर करें, लेकिन खुद के भरोसे करें। तो इसी तरह इसरो ने भी यह तय किया कि हम इसे अकेले करेंगे। अब चंद्रयान 2 मिशन में 3 चीज़ें पहली मिशन से अलग थी। हमारे पहले चंद्रयान की जो हमारी पहली मिशन थी, उससे चंद्रयान 2 में 3 चीज़ें एकदम अलग थी। पहला था दोस्तों ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का काम होता है, इसका काम था वहाँ पर चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना, डेटा उठाना, वहाँ की तस्वीरें लेना और भारत को भेजना, ताकि यहाँ पर उन चीज़ों का एनालिसिस किया जा सके। दूसरा था दोस्तों लैंडर। लैंडर का काम था चांद की ज़मीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, और यही लैंडर विक्रम लैंडर हमारा क्रैश हुआ था दोस्तों। और लैंडर का काम था चांद की ज़मीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एवं रोवर को वहाँ पर सुरक्षित पहुँचाना था। रोवर यह 6 पहियों की गाड़ी होती है दोस्तों, जो चांद पर घूमकर वहाँ से सैंपल इकट्ठा करता एवं डेटा एनालिसिस के लिए हमें भेजता। लेकिन दोस्तों हम यहीं पर मात खा गए, वहाँ पर सुरक्षित लैंडिंग नहीं हो सकी। 6 दिसंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान अचानक लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया। इसके बाद वो लैंडर गायब हो गया इन द सेंस, मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया है, नहीं, वो है, वहीं पर है, लेकिन उसके साथ हमारा संपर्क नहीं है। वो डेटा भी भेजा करता है, लेकिन हमारा संपर्क ही नहीं है उसके साथ। और ऐसा अनुमान है दोस्तों कि वो लगभग 7 साल तक डेटा भेजता रहेगा। हमें यहाँ देखना होगा दोस्तों कि पिछली बार का जो विक्रम लैंडर था वो क्रैश कैसे हुआ। तो सरकार की ऑफिशियल जानकारी के अनुसार थ्रस्टर में गड़बड़ी की वजह से विक्रम लैंडर उतरने से पहले उसकी उतरने की स्पीड 1683 मीटर पर सेकंड थी, जिससे घटकर 146 मीटर पर सेकंड की गई।
जहाँ पर लैंड करना था उससे 500 मीटर ऊपर से ही हमने अपने लैंडर से कंट्रोल खो दिया और वह गायब हो गया। यहाँ पर हमें सोचना चाहिए दोस्तों, आखिर चाँद पर लैंडिंग इतनी खतरनाक क्यों है, इतनी टफ क्यों है, हमारी धरती की तरह क्यों नहीं है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे हम जब आसमान से ऊंचाइयों पर से पैराशूट के थ्रू या किसी चीज़ों की सहायता से जब हम नीचे धरती पर लैंड करने की कोशिश करते हैं या लैंड करते हैं तो हम बहुत ईजिली कर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी धरती पर वायुमंडल है और चाँद पर वायुमंडल नहीं है। अगर वहाँ पर हम ऊपर से कुछ भी लैंड करने की कोशिश करेंगे तो वो धड़ाम से जाकर नीचे गिर जाएगी। तो यही फ़र्क है दोस्तों चाँद पर, कि वहाँ पर लैंडिंग इतनी टफ है। वहाँ पर चाँद पर वायुमंडल नहीं है। मंगल पर भी थोड़ा सा दोस्तों हमारी लैंडिंग आसान है, लेकिन चाँद पर आसान नहीं है। और हमारा जो रोवर था दोस्तों वो मिला क्यों नहीं, उससे हम एक्सेस क्यों नहीं कर पाए। तो दोस्तों हमारी धरती पर जब भी हमें कुछ पता करना होता है या किसी की लोकेशन जाननी होती है तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक GPS, लेकिन चाँद पर ऐसा कुछ भी माध्यम नहीं है जिससे हम वहाँ पर की चीज़ों का लोकेशन पता कर सकें। कोई वहाँ पर माध्यम नहीं है। एक और बात है दोस्तों, चाँद का साउथ पोल। चाँद का साउथ पोल अजीब है। वहाँ का सूरज दोस्तों थोड़ा अलग है। वहाँ पर लंबी लंबी परछाइयाँ बनती हैं जिसकी वजह से चाँद पर कुछ भी नहीं दिखता। ये सब दोस्तों चंद्रयान 2 की कहानी थी। अब हम चंद्रयान 3 की बात करेंगे, जो कि इसरो ने लॉन्च कर दिया है। हमारे चंद्रयान 3 मिशन की 3 मुख्य लक्ष्य हैं। चंद्रयान 2 जो हमारा दोस्तों फेल हुआ, अंतिम क्षण पर जाकर वो दोस्तों हमारा फेल हुआ, उससे भी हमारे वैज्ञानिक हताश नहीं हुए। तो ऐसे ही दोस्तों हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से हमें हताश नहीं होना है। और ऐसा नहीं कि हम चीज़ें फिर कोशिश करना ही बंद कर दें। नहीं दोस्तों, आप समझ सकते हैं चाँद तक भेजना अपना रॉकेट, अपना मिशन, और वहाँ पर 500 मीटर की दूरी से फेल होना कितना दर्दनाक हो सकता है। ये वही बात होगी दोस्तों कि हमने कोई सरकारी एग्ज़ाम का सारा पेपर क्लियर कर दिया और लास्ट में पता चलता है कि मेरिट में नाम ही नहीं आया। कुछ इससे ही अपना कनेक्ट करिएगा दोस्तों अपनी फीलिंग्स को। लेकिन उतना फेल होने के बाद भी बच्चे हार नहीं मानते, लगे रहते हैं, कोशिश जारी रखते हैं और उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने भी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी मेहनत अपनी जारी रखी उन्होंने। और अब 4 साल बाद फिर से हमारा चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हो चुका है। इसके 3 एम हैं दोस्तों, मुख्य लक्ष्य इसके हैं, जिसमें पहला है सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए। सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए, ये पहला एम है दोस्तों। और दूसरा है रोवर को चाँद की सतह पर चलकर दिखाना, ताकि डेटा वो वहाँ पर कलेक्ट कर सके, वहाँ पर मौजूद एलिमेंट्स को कलेक्ट करके हमें भेजे, ताकि उसकी स्टडी की जा सके। जैसे ही रोवर चाँद पर पहुँचेगा वह 1 दिन बाद ही 14 डेज़ के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों चाँद पर काफ़ी एलिमेंट्स हैं जिसके अनुमान लगाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, चाँद की भौगोलिक स्थिति, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छी से जानकारी हमें रोवर दे सकता है वहाँ से। फिर आता है दोस्तों चंद्रयान 3 इतना ज़रूरी क्यों है, इसमें खर्च कितना हुआ, लॉन्चिंग कैसे हुई, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभी तक ऐसा करने वाला सिर्फ दुनिया में मात्र 3 देश है दोस्तों, रूस, चाइना और अमेरिका। और हमारा देश अगर इसमें सफल होता है दोस्तों, ये विश्व का 4था देश बन जाएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी गौरवपूर्ण बात है। और हम जो ये सपने देखते हैं विश्व गुरु के, अपना अखंड भारत विश्व गुरु, तो उसमें उभरती हुई आर्थिक मजबूती, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत बेटर है दोस्तों, बहुत अच्छी बात होगी हमारे देश के लिए।
दुनिया में एक अपना कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका बजट है लगभग 700 करोड़ और चंद्रयान 2 का बजट था दोस्तों 603 करोड़। हाँ, यही इसी के आसपास थी। और इस बार चंद्रयान 3 मिशन का जो बजट है दोस्तों 700 करोड़, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये तो आदि पुरुष से भी कम है। आदि पुरुष मूवी दोस्तों आपको याद होगा, हाल ही में रिलीज़ हुई है। चंद्रयान 3 इम्पॉर्टेंट है दोस्तों हमारे देश के लिए, मैं तो आपको बता दी। और इसके अलावा मतलब दुनिया में देश की स्थिति के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये तो मैं बता चुकी आपको। लेकिन इसके अलावा दोस्तों चांद पर उपस्थित तत्व, रासायनिक तत्व के बारे में पता चलेगा। वहाँ पानी की जानकारी है, वहाँ पानी उपस्थित है, इसकी जानकारी है, लेकिन उसका डिटेल हमें अच्छे से मालूम हो जाएगा फिर। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि चांद पर काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तत्व हैं जिनका पता चलेगा हमें, उसके बारे में डिटेल जानकारी हमें मालूम होगी, तो हम कुछ भविष्य में अच्छा कर पाएंगे। भारत के लिए ये दोस्तों एक बड़ा दिन है, क्योंकि रूस, चाइना एवं अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला भारत हमारा चौथा देश होगा। इस लैंडिंग में सफलता मिलने के बाद हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ जाएगी। इतना बड़ा मौका है कि देश दुनिया सभी बधाइयाँ दे रही हैं। दुनिया तंज भी कस रही हैं कि भारत के पैसे बंद कर देने चाहिए या वगैरह वगैरह कुछ भी। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, इस पर ध्यान नहीं देना है। हम विश्व के चौथे देश ऐसा करने वाले बनने जा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ जो चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े हुए हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसे और भी लोग देखें, और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।